नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर, 1 जवान शहीद। अबूझमाड़ में 4 जिलों के 1000 जवानों ने घेरा, शवों के साथ AK-47 और SLR बरामद। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 की मौत। नियमित उड़ान पर था ALH ध्रुव। पीएम मोदी ने दिल्ली में नमो भारत कॉरिडोर का किया उद्घाटन। टिकट लेकर ट्रेन में पहुंचे पीएम मोदी, बच्चों से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 जनवरी को तेलंगाना दौरा। चेरलापल्ली में हैदराबाद के चौथे यात्री टर्मिनल का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। ममता बनर्जी का आज 17वां जन्मदिन। पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी को दी जन्मदिन की बधाई, स्वस्थ जीवन की कामना की। और यूपी बिहार में ठंड से 10 लोगों की मौत। दिल्ली में 160 फ्लाइट और 60 ट्रेनें लेट। राजस्थान में आज बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर भारत में रविवार को कई जगहों पर घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप रहा, जिसमें आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित रहा। कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है, जिससे यात्री सड़क, रेल और हवाई मार्गों पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यात्री लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कई ट्रेनें और विमान देरी से चल रहे हैं। विशेषकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण यातायात धीमा हो गया है और ठंड से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत में कई जगहों पर रविवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे से दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर्दियों में घना कोहरा पड़ना आम बात है, लेकिन इससे सड़क, हवाई और रेल यातायात की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इस बार भी ट्रेन और विमान देरी से चल रहे हैं। कोहरे के साथ कई शहरों का तापमान भी लगातार गिर रहा है, इससे ठिठुरन बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर 40 दिन चलने वाले कड़ाके की ठंड की चपेट में है। इसे चिल्लई कलां कहते हैं। यहाँ कई दिनों से न्यूनतम तापमान 0 से नीचे है। दिल्ली में घने कोहरे के साथ शीतलहर का भी प्रकोप है। इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ रविवार सुबह 51 ट्रेनें देरी से चली। दिल्ली से कानपुर जा रहा हूँ मैं। वैसे मुझे लखनऊ जाना है, लेकिन कोई ट्रेन समय पे ना मिल पाने पे मुझे इसी ट्रेन में टिकट कराना पड़ा मुझे। तो वो भी ट्रेन इतनी लेट है, 7.5 घंटे लेट है। और जब बाद में मालूम चला तो गाड़ी ये 8 घंटे लेट है। ये सब शक्ति एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन अब 8 घंटे लेट है। दिक्कत तो है कि ठंड है बहुत ज़्यादा। बच्चों का इसका SSB का इंटरव्यू था, वो कहीं लेट ना हो जाए। अगली ट्रेन भी अगर कैंसिल होगी तो हम कैसे पहुंचेंगे। मॉर्निंग में 6 बजे हमें रिपोर्ट करना था। 6 बजे की ट्रेन थी, अभी 2 बजे बता रहे हैं। 8 आवर्स डिले है। वंदे भारत। मेरा SSB का इंटरव्यू है कल, तो उसके लिए हम लेट हो जाएंगे फिर, अगर और भी ज़्यादा ट्रेन डिले होती है या कैंसिल होती है तो। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विमानों का आना जाना भी काफी प्रभावित हुआ है। रविवार सुबह कई विमान देरी से उड़े। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर छिटपुट बादल छाए रहेंगे। हल्का फुल्का कोहरा भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी रविवार सुबह कोहरे की घनी चादर से ढका रहा। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये दिल्ली से आए हुए हैं और यहाँ बस स्टॉप में कोई व्यवस्था नहीं है, ना आग की कोई व्यवस्था है, ना कोई बुलाव की व्यवस्था है। सुबह हम 5 बजे आ गए हैं यहाँ पे। कानपुर जा रहे हैं एग्जाम देने, और यहाँ ये भैया दुकानदार वाले हैं, इन्हीं के माध्यम से आग जलवाई गई है और अच्छी व्यवस्था है। मथुरा में भी घने कोहरे से रोजमर्रे का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसका असर लोगों की दिनचर्या पर पड़ा। कोहरा बहुत भयंकर कोहरा पड़ रहा है, गहरा कोहरा है। आज सुबह सुबह घर से निकले हो, कहाँ जा रहे हो? मंडी जा रहे हैं। कैसा लग रहा है इस समय यहाँ पे? यहाँ पे ऐसा लग रहा है, बहुत डर सा लग रहा है। हाँ। अच्छा, आपको गाड़ी चलाने में कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत हो रही है। 2 3 4 कपड़ा पैर रखा है। 4 कपड़ा, जब भी ठंड नहीं रुक रही, कोहरा भी बहुत है। तो मंडी जा रही पर करना पड़ा पेट के लिए।
मथुरा के मंदिरों में सालों भर सैलानियों का तांता लगा रहता है। उन्होंने भी दृश्यता कम होने की शिकायत की। कोहरा है, काफ़ी ठंड है और अभी मंदिर जो है पूरी तौर से दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम लोग जो है सर्दी में काफ़ी ठंडी हो रही है। सर्दी तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त है, कोहरा भी कसकर है। कैसा लग रहा है यहाँ आकर आप? नहीं, फिर मंदिर के आए हुए दर्शन करने के लिए सासु तो ठंडक ठीक है। अभी भी देखिए कोहरा इतना है कि किसी जन्मभूमि भी दिखाई नहीं दे रही। सक्षम नहीं है, खूब स्पष्ट नहीं दिख रहा है, जबरदस्त कोहरा चल रहा है। कैसा मौसम है यहाँ पर? नहीं, मौसम तो नहीं अच्छा लग रहा है कि बर्फीला मौसम लग रहा है, कड़ाके की ठंड एहसास हो रहा है। बहराइच में घने कोहरे की वजह से खासकर स्कूली बच्चों और शिक्षकों को आने जाने में गंभीर समस्या हुई। थोड़ा डिफरेंट बढ़ जाती है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी वगैरह कम हो जाती है, तो आने जाने में भी समस्याएं होती हैं। क्लास की टाइमिंग वगैरह भी थोड़ा चेंज करना पड़ जाता है। दिक्कत ये आती है कि बच्चे जो थोड़ा दूर से आते हैं उनको ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा टाइमिंग भी डिले करते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं आज ये एग्जाम्स भी चल रहे हैं, KDC के पास हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे बड़ी दूर से आ रहे हैं, इनको समस्याएं भी हो रही है, थोड़ा लिखने में भी समस्या और हर एक चीज़ में। उत्तराखंड में तापमान लगातार कम हो रहा है। इससे राजधानी देहरादून में दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई लोग गर्मी के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे। ठंडी बहुत आई है। हम सुबह उठते हैं 4 बजे, तसले में आग जलाते हैं, पब्लिक आती है बाहर की, हमारे द्वारा बैठती है, ठंड में सुगड़ती है और बढ़िया करके हम उन्हें तपाते हैं। बहुत ठंडी पड़ रही है। हरिद्वार में शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने रैन बसेरों में अलाव, कंबल और दूसरी व्यवस्थाएं की हैं। हरिद्वार जनपद में शीतलहर चल रही है और उसके परिप्रेक्ष्य में रैन बसेरों को एक्टिवेट कर दिया गया है। नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में रैन बसेरे बना दिए गए हैं। उसमें हीटर की व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था की गई है, बिस्तर की व्यवस्था की गई है और उसके नज़दीक में अलाव भी सब जगह जलाए जा रहे हैं। उसमें आके लोग रुक भी रहे हैं, वहाँ पे रजिस्टर बनाया गया है, प्रबंधक भी एक रखा गया है और इसके अलावा कंबल वितरण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। लगभग 1200 कंबल हमने खरीद के दिए हैं तहसीलों को। बिहार में रविवार पर घना कोहरा छाया रहा। राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर भी तेज हो गई है। ठंडे मौसम के बावजूद बोधगया के विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में सैलानियों की भीड़ थी। का मौसम बहुत सुहाना है और इससे जो बाहर से हमारे आए हुए जितने भी दर्शन करने के लिए मंदिर का बाहर देश विदेश से बहुत खुश है। उनको चूँकि ठंडा मौसम ही अच्छा लगता है घूमने में। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3-4 दिनों तक पटना समेत बिहार में अलग अलग जगहों का न्यूनतम तापमान 6 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर सिरसा से है, जहां एसपी विक्रांत भूषण ने एलनाबाद थाना क्षेत्र के कुमथला गांव में सरपंचों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। पुलिस अधिकारी ने इस दौरान नशा मुक्त घोषित 28 गांव में नशा विरोधी अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त घोषित गांव में किसी के दोबारा नशाग्रस्त होने की सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए, जिससे इलाज कराकर उन्हें फिर से समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि नशा मुक्त घोषित गांव के लोगों को रोल मॉडल बनाकर संपूर्ण समाज को नशे से मुक्त कराना चाहिए। भरोसा दिलाया कि पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य अभय सिंह खोड, कुमथला सरपंच नलिनी सिंह, एलनाबाद थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार, एलनाबाद CIA प्रभारी जगदीश चंद्र व सुरक्षा शाखा प्रभारी बलवान सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अगली अहम खबर का रुख करेंगे फरीदाबाद के BK अस्पताल के सामने। के न्यूज के संवाददाता मनोज सूर्यवंशी ने कई दिनों से चल रहा आपातकालीन धरना, जिसमें हमारे संवाददाता ने अपने ग्राउंड जीरो पर जाकर फरीदाबाद में धरना प्रदर्शन पर उतरे समाजसेवी सतीश चोपड़ा, जहां उन्होंने फरीदाबाद को रेफर मुक्त बनाने की मुहिम में ईमान को लेकर पिछले कई दिनों से फरीदाबाद के नागरिक अस्पताल के सामने आपातकालीन धरना देना शुरू किया हुआ है। उनका मानना है कि फरीदाबाद में एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार लगातार गरीब लोगों के लिए कई तरह की मुहिम चला रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग को फरीदाबाद के लोगों द्वारा जब
फरीदाबाद के नागरिक अस्पताल में इलाज करने लोग पहुंचते हैं तो यहाँ के डॉक्टर उन्हें दिल्ली या अन्य अस्पतालों में रेफर करते हैं, जिसे लेकर वो परिवार के लोग उनसे मिलते हैं। उन्हें निजी अस्पतालों में अच्छे इलाज के नाम पर उन्हें बहला फुसलाकर निजी अस्पतालों में भर्ती कराते हैं, जिससे वह एम्बुलेंस चालक मोटा मुनाफा भी कमाते हैं। ऐसा खेल फरीदाबाद में कई सालों से चल रहा है, जिसको लेकर अब आम लोगों के साथ फरीदाबाद की समाज सेवी लोग भी धरना प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से आयुष्मान योजना और तमाम तरह की सुविधा गरीब परिवारों को दी गई है, पर धरातल पर जब जांच की जा रही है तो गरीब परिवारों को वह सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस समय हम पहुंचे हैं फरीदाबाद की बीके अस्पताल के पास पहुंचे हैं, जहां पर प्रदर्शन कुछ लोग कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि फरीदाबाद में रेफर मुफ्त फरीदाबाद को किया जाए, फरीदाबाद में लोगों को तमाम तरह की जो सुविधा है वो फरीदाबाद में दी जाए, फरीदाबाद में ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए। उसकी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। अब ऐसे में बता दें कि फरीदाबाद का जो नागरिक अस्पताल है उसके सामने ही इनका जो टेंट है और बराबर में नगर निगम है। तमाम बता दें कि जिस तरह से प्राइवेट जो एम्बुलेंस चालक हैं वो गरीब जो मरीज हॉस्पिटलों में आते हैं और उनको दिल्ली के लिए रेफर किया जाता है, कहीं ना कहीं उनको बगरा के और या बहका के निजी हॉस्पिटलों में भर्ती कराते हैं मोटे मुनाफे के लिए। और जो लोग हैं वो कई दिनों से यहाँ ट्रॉमा सेंटर की जो मांग है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में लोगों की जो मांग है कि यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनना चाहिए, जो आम लोग हैं उनको तमाम तरह की सुविधा है वो फरीदाबाद में मिलनी चाहिए। सर क्या नाम है, किस तरह की मांग है आपका? मेरा नाम सतीश चोपड़ा है और हमारी डिमांड यह है कि फरीदाबाद के जो पूरे मंडल के नागरिक हैं उनको फरीदाबाद के सरकारी अस्पतालों में संपूर्ण इलाज और निःशुल्क इलाज मिले, सब तमाम तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हो, जो कि यहाँ नहीं है। और हमारे पूरे फरीदाबाद मंडल में एक भी सरकारी ट्रॉमा सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। समय पे इलाज ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और दूसरा, यहाँ पे जो मजबूरी बना रखी है कि लोगों को प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है जान बचाने के लिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में सुविधा ही नहीं है, संसाधन नहीं है। तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि लोगों को अपना घर बार बेच के, ज़मीन जायदाद बेच के, मोटे मोटे सूद पे पैसा जो है लगा के अपनी जान बचाने के लिए प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, हरियाणा में टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने में हम दूसरे नंबर पे आते हैं, पॉपुलेशन में पहले नंबर पे आते हैं। 9 हमारे यहाँ पे विधायक पड़ते हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में। 40 लाख से ज़्यादा की आबादी है। कई नेशनल हाईवे जाते हैं। औद्योगिक नगरी होने की वजह से घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होती है। लोग रोज कोई ना कोई साथी यहाँ पे व्यक्ति जो है सिर्फ इसलिए दम तोड़ देता है कि उसे समय पे इलाज नहीं मिला। अगर पलवल किसी का एक्सीडेंट हो जाए या बल्लभगढ़ हो जाए, होटल हो जाए, तो उन सबको सिविल अस्पताल बीके भेजा जाता है रेफर करके। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। समालखा में आज केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल रविवार सायं आज चलकाना धाम पहुंचे और प्रसिद्ध श्याम मंदिर में माथा टेका। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समालखा पहुंचने पर समालखा विधायक मनमोहन बड़ाना ने बुके देकर ग्रामीणों ने मंच पर फूलों की माला के साथ उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गांव की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में अच्छाई प्रदान करने के लिए अच्छाई का वातावरण देना जरूरी है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में कोई भी भारत देश के सामने आंख उठाकर नहीं देख सकता, यही मोदी की गारंटी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने 2025 में गांव दर्शन की यात्रा चुलकाना से शुरू करने का मन बनाया था, जो कि श्याम बाबा के दर्शन करके शुरू की जा रही है। आज लोगों में एक अलग प्रकार का उत्साह बना हुआ है। ये उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि आज पूरा विश्व भारत में अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। इसी वातावरण के लिए आज हर व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का अनुसरण करता है। यही अच्छाई आगे भी यूं ही बढ़ती रहेगी। मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए आया हूं। आपसे पहले श्याम बाबा के दर्शन करके आया हूं और उस नाते से आपको पता है कि इलेक्शन मई जून में हुए थे और उसके बाद उस समय मैं कह के गया था कि मैं आपके बीच में फिर दोबारा से आऊंगा। ये बात तो ठीक है कि जितना जल्दी आना चाहिए था नहीं आ पाया। उसके बाद विधानसभा के चुनाव आ गए। मैं सबसे पहले तो गांव वासियों का धन्यवाद करता हूं, चाहे सभा का चुनाव हो और चाहे विधानसभा का चुनाव हो। और आप सबकी तरफ से
माननीय मंत्री जी ज्यादा कोई अपना समय नहीं लेंगे, लेकिन दो चार बातें हैं जो यहाँ पर मेरे सभी सम्मानित साथी ये चाहते हैं। आज हमारा नाम पूरे भारत के मानचित्र पर देखने को मिलता है। यहाँ तक भी नए साल पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आए बाबा के। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। डीजीपी पंजाब के निर्देशों के तहत नशे को खत्म करने के लिए मोगा की पुलिस लगातार नशा तस्करों पे शिकंजा कस रही है। मोगा एसएसपी अजय गांधी के निर्देशों के तहत गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए लगातार नशा तस्करों को पकड़ रही है। आज मोगा सीआईए की ओर से 5 नशा तस्करों को 340 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। वहीं जानकारी देते हुए एसपीआई बालकृष्ण सिंगला ने कहा कि आपको बता दें एसएसपी अजय गांधी के निर्देशों के चलते मोगा जिले में नशे को खत्म करने के लिए लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। मोगा पुलिस ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 340 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 4 ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਅਕਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਤੇ 4 ਮੇਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ 270 ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ 3 ਅਸੀਂ 3 ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਾਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਜੋ 4 ਨੰਬਰ ਐਫਆਈਆਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। अगली खबर का रुख करेंगे धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के आपको बता दें सुनील लेवा स्थित मंडल तालाब में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार व्यक्ति शुक्रवार शाम को ही तालाब में डूबा था। वहीं आज रविवार को काफी खोजबीन के बाद मृत व्यक्ति का शव गोताखोरों ने तालाब से बाहर निकाला है। वहीं मृत व्यक्ति की पहचान राजनगर भेलाटांड निवासी जेपी सिंह के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार मृत जेपी सिंह का मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। वहीं शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों के अनुसार व्यक्ति की मौत खुदकुशी करने से होने की संभावना है। देश के बाद में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। अहम खबर से आपको बता दें ललितपुर से अहम खबर है। शराब के नशे में चाचा भतीजे में विवाद हुआ। दोनों पक्षों में चली हैं गोलियां और दोनों पक्षों में गोलियां चलने से चाचा की मौके पर ही मौत हो गई है। तो इस दौरान गोली चलने से दोनों लोगों को गोली लगी। चाचा की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि गोलीबारी में भतीजा गंभीर रूप से घायल हुआ है। झांसी मेडिकल कॉलेज भतीजे को रेफर किया गया है। पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। थाना पूरा कला क्षेत्र अंतर्गत बलरगुआ की यह घटना है। तो चाचा भतीजे में ये गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें मौके पर ही चाचा की मौत हो गई है। आपको बता दें चाचा और भतीजे दोनों को गोलियां लगी हैं गोलीबारी में, और जिसमें चाचा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। गाजियाबाद से अहम खबर है, जहां युवक को बेरहमी से पीटने का वीडियो सामने आया है। 5 से 6 हथियारबंद लोगों ने बीच बाजार बेरहमी से पीटा है। युवक को पीटते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई है। युवक को बचाने आए राहगीरों को भी दबंगों ने पीटा है। युवक को ईंटों से अधमरा कर मरा हुआ समझकर छोड़ा गया। युवक को परिजनों ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। युवक के आंख, नाक और कान पर और सर पर गंभीर चोटें हैं। शहनवाज कुरैशी नामक युवक है जिस पर हमला किया गया। परिजनों ने 6 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। कोतवाली के कैला भट्टा पीएससी चौक की यह घटना है। अगली अहम खबर सहारनपुर से है, जहां जिले के रामपुर मनिहारन में आयोजित एक सम्मान समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जमकर राजनीति की है। इस कार्यक्रम का आयोजन सैनी शिक्षा प्रसार समिति द्वारा किया गया, जिसे राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने आयोजित किया था। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। मुख्यमंत्री की बातें सुनने के लिए उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात था। नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला।
जिले में सर्दी के प्रकोप से बचाव के लिए आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने नगरपालिका परिषद द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद को सरकार की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। नितिन अग्रवाल ने जिले को आदर्श जनपद बनाने की दिशा में निरंतर काम करने का वादा किया। मंत्री ने विपक्ष पर भी हमला करते हुए कहा कि विपक्ष भगवान पर आस्था नहीं रखता है। कंबल वितरण का कार्यक्रम है और आज 1000 से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को कंबल वितरण का आज कंबल वितरण किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि इतने बड़े स्तर पे कंबलों को दिया जा रहा है ज़रूरतमंदों को, और ये सरकार की भी मंशा है कि हर योजना का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को मिले। और हर साल शीतलहर जब चलती है, जब ठंड का मौसम आता है, तो सरकार कंबल का वितरण कराती है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो। और आज हरदोई नगर पालिका में के क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने जनपद कानपुर नगर व महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। आज जिला कार्यकारिणी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने शपथ दिलाई और उनको जिम्मेदारियां सौंपी हैं। दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए जनपद के सभी वार्डों में समस्या समाधान शिविर लगाकर दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया है। आज शपथ लेने वालों में जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैभव दीक्षित, कनिष्ठ उपाध्यक्ष गौरव कुमार, महासचिव अरविंद सिंह, सचिव दिलीप कुमार, सत्य प्रकाश शर्मा, कोषाध्यक्ष रंजीत कुमार, संगठन सचिव राहुल विश्वकर्मा, प्रचार सचिव अब्दुल रऊफ व ऑडिटर आशीष कुमार व महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गुड्डी दीक्षित, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुसुम अग्निहोत्री, कनिष्ठ उपाध्यक्ष सरला पूजा आदि लोग मौजूद रहे। सभी ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सभी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निर्वहन करेंगे। आज राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी कानपुर नगर इकाई का गठन हुआ है और महिला मोर्चा की जिला इकाई का गठन हुआ है, जिसमें राहुल कुमार जी को जिला अध्यक्ष, अरविंद सिंह जी को महासचिव कानपुर नगर बनाया गया है। वहीं महिला मोर्चा में गुड्डी दीक्षित जी को महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष और सीमा वर्मा को जिला महासचिव बनाया गया है। तमाम 14 सदस्यीय कमेटी महिला मोर्चा में है और 11 सदस्यीय कमेटी जो है जिला कमेटी में है। तो सभी को आज शपथ ग्रहण कराया गया है और पार्टी के बारे में बताया गया है, उनके कार्य के बारे में बताया गया है कि दिव्यांग, वृद्ध, विधवा, युवा, किन्नर सभी को जोड़ करके पार्टी को आगे बढ़ाना है। मेरा नाम कुसुम अग्निहोत्री है और मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नेता चुनी गई हूँ मोर्चा महिला की, और मैं अपनी पार्टी के लिए कार्य के लिए मैं सक्षम रहूँगी हर चीज़ के लिए, और यदि किसी ने मेरे साथ सहयोग किया तो मैं उसके साथ में हर दिन रात उसके लिए सहयोग के लिए तैयार। देश के बाद में अगली अहम खबर का रुख करेंगे। खबर जनपद बहराइच से है, जहां थाना फकरपुर पुलिस का अभिनव पहल सामने आई है। आपको बता दें, 9 वर्ष के अवसर पर थाना फकरपुर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार शुक्ला रहे। थानाध्यक्ष राजेश शुक्ला के द्वारा पत्रकारों के समन्वय के साथ पुलिस और पत्रकारों में बेहतर तालमेल को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मैत्री भोज के साथ ही सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न चैनलों, न्यूज चैनलों, प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर पत्रकार असरफी पाठक, रामानंद मिश्रा, जितेंद्र वर्मा, मनोज मानस व प्रमोद शुक्ला सहित फुरकान अहमद, अबू शहमा, फैजान अहमद, प्रदीप पाठक, योगेश मिश्रा, राहुल सिंह सहित कई पत्रकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार कैसरगंज और थाना कैसरगंज के प्रभारी निरीक्षक, पूर्व थानाध्यक्ष अभिनव प्रताप सिंह सहित सीएससी प्रभारी नरेंद्र सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। थाना प्रभारी श्री राजेश शुक्ल ने सभी पत्रकार बंधुओं को 9 वर्ष के उपलक्ष्य में उपहार भी भेंट कर सम्मानित किया। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र में एक साथ 2 भाइयों की मौत हो गई। मृतकों में से एक कानपुर में इलाज एक का चल रहा था, जिसे देखने गए बड़े भाई की घर लौटते समय मौत हो गई, जबकि 1 घंटे के बाद ही इलाज के लिए भर्ती भाई
उसकी भी मौत हो गई। एक साथ दो भाइयों की मौत से परिजनों में कोहरा मच गया। भाइयों की मौत का यह मामला कुरारा थाना क्षेत्र के सरसई गांव का है। सरसई गांव में रहने वाले 75 वर्षीय होरीलाल, जिनका 70 वर्षीय छोटा भाई राजाराम कानपुर अस्पताल में एडमिट था, उसे देखने के लिए कानपुर गए हुए थे। बीती रात जब वो वापस गाँव पहुंचे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। होरीलाल की अचानक हुई मौत से परिजनों में कोहरा मच गया और अभी मामला थमा ही नहीं था कि 1 घंटे में ही सूचना आई कि कानपुर में एडमिट होरीलाल के छोटे भाई राजाराम की भी मौत हो गई। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। 4 दिन पूर्व हाथरस के नवल नगर के रहने वाले जियो फाइबर के मैनेजर अभिनव भारद्वाज का बदमाशों के द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिन्हें शनिवार को यूपी एसटीएफ और हाथरस पुलिस के द्वारा बरामद सकुशल मुरादाबाद में बदमाशों से मुठभेड़ के बाद मुक्त करवा लिया गया। पुलिस कार्रवाई से निपटने के बाद देर रात जियो मैनेजर अपने घर पहुंच गए। उनके सुरक्षित घर पहुंचने पर परिजनों में खुशी छा गई। शनिवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने अपनी आपबीती बताई। वहीं उन्हें सकुशल बरामद करने के लिए हाथरस पुलिस को परिजनों ने धन्यवाद दिया। 1 तारीख को सिकंदराबाद हो गया था। सिकंदराबाद में हमारे कितने बजे गए थे सुबह? 1:16 या 1:20 पे निकला था मैं यहाँ से, है ना। तो फिर मैं यहाँ से सिकंदराबाद हो गया था। वहाँ पे हमारा एक काम था कि 1-2 कनेक्शन देखने, तो वहाँ विजिट करी हमने, उनका कनेक्शन बुक करा। उसके बाद हमने श्री होटल पर खाना खाने बैठे। जो मेरे पार्टनर थे उनकी टीम थी। कौन कौन लोग आपके साथ वहाँ बैठे हुए थे? और सारे पार्टनर ही थे, पार्टनर की टीम थी। आपके जो जियो फाइबर? हाँ, जियो फाइबर के पार्टनर। तो उनके साथ खाना पीना खाया। वहाँ से मैं निकला, वो सब अपना गोपी निकल गए गांव की तरफ, घर की तरफ। मैं भी अपना हाथरस आने के लिए, तो वहाँ से एक JPF जूनियर है मेरा, उसने कहा कि सर मैं अभी उधर जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखिए उत्तराखंड की खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रैकिंग रूटों का लिया जायजा। देहरादून से मसूरी, देहरादून के पास 4 किलोमीटर की यात्रा की। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। देहरादून में 12 जनवरी को होगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। सीएम धामी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। 50 से अधिक प्रवासी उत्तराखंडियों का कर चुके हैं पंजीकरण। 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार में जुटेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। खेल मंत्री रेखा आर्या की पहल पर सहयोग को राजी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। देहरादून में उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 21 फरवरी से 11 मार्च तक होगी आयोजित। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी परीक्षाएं। फूलों की घाटी में अभी 4 फीट बर्फ। अच्छी बर्फबारी से कई दुर्लभ प्रजाति के फूल खिलने की उम्मीद। फूलों की घाटी में दिसंबर जनवरी में बर्फबारी होती है। बिजली दर बढ़ोतरी के दावों पर नियामक आयोग ने मांगा जवाब। 1 अप्रैल से लागू होनी है नई दरें। 6 जनवरी तक UPCL को दिया गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब खबर विस्तार से। डॉक्टर अशोक कुमार ने सर्दी के मौसम में बच्चों को होने वाली समस्याओं पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस समय बच्चों को में सबसे अधिक सांस की समस्या और विंटर डायरिया देखने को मिलता है। खासकर जो बच्चे अस्थमा से पीड़ित हैं उन्हें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि सांस की समस्या होने पर नेबुलाइजर का उपयोग करना चाहिए। वहीं डायरिया से बचाव के लिए बच्चों को बोतल से दूध ना पिलाएं और खुद का दूध पिलाएं। इसके अलावा समय पर टीका लगवाना भी आवश्यक है। ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं, देखा जाए बच्चों में जो सर्दी के समय पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो सांस की दिक्कत आती है और दूसरी विंटर डायरिया। 2 चीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं। तो सांस के लिए मैं यही बोलूँगा, जो जिस बच्चे को सांस की पहले से दिक्कत है, जैसे अस्थमा है या जिनके पेरेंट्स अस्थमेटिक हैं, वैसे बच्चे को जब भी सांस की दिक्कत है वो तुरंत अपने बच्चों के डॉक्टर जो हैं उनसे ज़रूर संपर्क करें। दूसरी चीज़ कि नेबुलाइजर वगैरह जो है प्रॉपर, अगर नेबुलाइजर चल रहा है तो नेबुलाइजर ज़रूर लें। और डायरिया के लिए जो बच्चे आते हैं उनको मैं यही बोलूँगा माँ को कि भाई अपने बच्चे को ज़्यादातर जो है बोतल से दूध ना पिलाएं, अपना दूध पिलाएं और समय पे टीका जरूर लगाएं। ये 2 चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नैनीताल नगर पालिका के अध्यक्ष पद की कांग्रेस प्रत्याशी सरस्वती खेतवाल के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने
प्रचार तेज कर दिया है। गोवर्धन हॉल में आयोजित बैठक में पूर्व विधायक संजीव आर्या ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनावी रणनीति तय की और सभी से एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान सरस्वती खेतवाल ने बताया कि उन्हें नगर के 15 वार्डों में अच्छा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नगरवासी प्रदेश सरकार से त्रस्त हैं क्योंकि पिछले 1 साल से नगर का विकास कार्य ठप पड़ा है। मुद्दे बहुत सारे हैं, सारे मुद्दे जैसे सफाई का मुद्दा है, बाकी ये पार्किंग का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है, सफाई कर्मियों का मुद्दा है और सारे मतलब जितने भी नगर पालिका से जुड़ी हुए सारे मुद्दे जितने भी हैं सभी मुद्दों को लेकर चल रही हूँ। हमारे व्यापारियों का मुद्दा है, ये होटल एसोसिएशन का मुद्दा है क्योंकि उनके कहीं पर कुछ चीज़ें उनके साथ गलत हुई हैं, उनको भी सही किया जाएगा। सभी मुद्दों को लेकर चल रहे हैं कि हमारी प्रत्याशी पूरा नैनीताल जानता है कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रही हैं। निरंतर जितने भी नैनीताल की जन समस्याएं हों, जन आंदोलन हो, उन पे उनकी प्रमुख सहभागिता रही है और प्रत्येक वार्ड में व्यक्तिगत रूप से उनको लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी भली भांति उन सबसे परिचित हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरीके से एकजुट है। हमने देखा है कि नैनीताल के अंदर विगत 2.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, चाहे हमारी रोजी रोटी की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, कहीं ना कहीं लोग त्रस्त हैं। हमारे व्यापार मंडल के साथी हैं। डोईवाला नगर पालिका के वार्ड 5, 6 और 7 में गाँव वासियों ने जोली ग्रांट एयरपोर्ट से सटी सड़क की बदहाली को लेकर चुनाव बहिष्कार की धमकी दी थी। प्रशासन और शासन की टीम लगातार ग्रामीणों को मनाने में जुटी थी लेकिन वह नहीं मानने को तैयार थे। इस सड़क के पुनर्निर्माण के लिए टेंडर जारी हो चुके थे। आज भाजपा नेता राजेश भट्ट गांव पहुंचे और उन्होंने गांव वालों को विश्वास दिलाया कि शासन प्रशासन सड़क के पुनर्निर्माण के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। इसके बाद ग्रामीणों ने अपना चुनाव बहिष्कार वापस लिया और नगर निकाय चुनाव में भाग लेने की बात कही। बैठक क्या है, मेरे जो संगठन से जुड़े युवा साथी हैं, छोटे भाई हैं, तो मैंने जब पता लगाया तो लगभग कम से कम ये जो जिन्होंने बहिष्कार किया था जो क्षेत्र थे, इसमें 6 नंबर वार्ड भी था, 5 भी था और कुछ 7 का हिस्सा भी इसमें था, हमारा जोली ग्रांट बाकी क्षेत्र जो था, तो लगभग 300 से ऊपर करीब वोटर इसमें हैं। और जब हमें पता लगा कि ये सारे लोग सड़क के भाई इनकी सड़क की जो मांग थी वो नहीं पूरी हो पाई, उस कारण ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं मतदान का। तो उसके बाद मैंने जो हमारे युवा साथी थे संगठन से जुड़े हुए थे इनसे बात करी। इसमें कुछ लड़के ऐसे थे जिनके पहली बार वोट बने हैं और पहली बार अपना मत का प्रयोग करेंगे। बैठक का आयोजन किया गया था कि किस तरीके से इस रोड का कार्य को संपन्न करवाया जाए, जिसमें वार्ड के सभी जो सभासद थे वो सभी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अपने स्वयं के निर्णय पर यहाँ पर हमें ये कहा है, आश्वासन दिया है कि ये रोड बनेगी और जैसे इलेक्शन समाप्त हो जाएंगे ये रोड बनकर तैयार हो जाएगी। तो इन्होंने हमें 1 महीने का समय दिया है और 1 महीने का जैसे रिजल्ट आता है उसके, क्योंकि अभी जो वोट होने वो 23 जनवरी में है, उसका रिजल्ट 25 को आएगा। लमसम इस जनवरी के अंत तक ये कार्य संभवतः शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड पत्रकार महासंघ ने नव वर्ष के अवसर पर देहरादून के एक निजी होटल में मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया और एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान पत्रकारों ने अपने अनुभव और विचारों को साझा किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने योगदान के बारे में चर्चा की। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर हमने नव वर्ष का ये मिलन कार्यक्रम रखा था उत्तराखंड पत्रकार महासंघ की ओर से। और इस अवसर पर संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यों ने
संकल्प लिया है कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में सदस्यों को जोड़ेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड पत्रकार महासंघ बागेश्वर में इस वर्ष ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले में 13 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन बागेश्वर ने मेले के लिए पोस्टर और वीडियो लॉन्च किया है। जिलाधिकारी आशीष भंगई ने पोस्टर और वीडियो लॉन्च करते हुए कहा कि मेले की तैयारी जोर शोर से चल रही है और सभी अधिकारियों को निर्धारित समय पर मेले और व्यवस्था पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं। उसी के क्रम में आज यहाँ पर एक टीजर जो है वो लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ जो उत्तरायणी मेले के पोस्टर्स हैं उनको भी लॉन्च किया गया है और ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से या जितने भी प्रचार प्रसार के माध्यम होते हैं उनके माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। सभी टीम्स को निर्देशित किया गया है कि वो जो भी तैयारियाँ हैं वो यथा समय जो है पूर्ण कर लें और सभी का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। नैनीताल पहुंचे उत्तराखंड शासन के सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर रंजीत सिंह ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के सभागार और प्रशासनिक अधिकारियों और फैकल्टी एचओडी के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट बनाने पर जोर दिया। डॉक्टर सिंह ने बताया कि मेरू के नैनीताल स्थित पटवा डागर में जमीन का चयन किया गया, जिसके लिए भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए की धनराशि शीघ्र प्राप्त होगी। आज हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी की एक जनरल विजिट है जिसमें कि हम यहाँ की क्या इशूज़ हैं, किस तरह से यहाँ के जो टीचिंग और लर्निंग का जो पूरा माहौल है एक नेशनल राष्ट्रीय स्तर का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए। उसमें सारे फैकल्टी और एचओडी से हमारी वार्ता हुई है, करीब 2 घंटे हमारी विमर्श हुई है। उसमें कई इशूज़ आए हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ और करनी चाहिए जिससे और बेहतर हो सकता है। अभी मेरू का प्रस्ताव है जो कि पटवा डांगर में वहाँ ज़मीन फाइनल हो गया है। अल्मोड़ा में नगर निगम चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। बीते 2 दिन में कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की थी। वहीं अब भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा और जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा के नेतृत्व में कांग्रेस के दर्जन भर नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस नेता में कैलाश शर्मा, रमेश बहुगुणा ने पार्टी का पट्टा पहनाकर फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। लटवाल जी जिंदाबाद 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 पक्ष में अपना नामांकन वापस लेकर अपना आशीर्वाद दिया है श्रीमान मदन वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललित लटवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष रवि रौतेला जी, इस निगम चुनाव के दृष्टिगत चुनाव के संयोजक क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमेशा प्रयास रहता है कि एक अच्छे लोगों का समूह हमारे संगठन के साथ जुड़े और हम सब लोग मिलकर बहुत अच्छा समाज के लिए काम करें। आज कांग्रेस के बहुत ही जिम्मेवार लोग, बहुत ही वरिष्ठ लोगों ने और बहुत निस्वार्थ भाव से और ये उन्होंने खुलकर कहा कि हम केवल सेवा भाव से हम इस अल्मोड़ा नगर को जो नगर निगम बना है इसका बहुत अच्छी तरह से संतुलित और चहुर्मुखी विकास कराना चाहते हैं। आज तक जिन लोगों ने इस नगर निगम नगर पालिका में बैठकर यहाँ केवल अभाव के अलावा और कोई भी पैदा नहीं किया। लक्सर नगर पालिका चुनाव में अब नया मोड़ आ गया है जब भाजपा के अध्यक्ष पद प्रत्याशी देवेंद्र चौधरी ने अपना चुनाव कार्यालय खोलने का काम शुरू किया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने फीता काट कर देवेंद्र चौधरी के चुनाव का कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, पूर्व विधायक संजय गुप्ता और भाजपा के कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
आज मेरे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल जी थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड यतीश्वर आनंद जी थे और हमारे पूर्व विधायक लक्सर श्री संजय गुप्ता जी थे। उन्होंने मुझ पर अपार स्नेह है उन सभी का। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर मौका दिया इस बार सेवा करने का। लक्सर नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की टीम बहुत मजबूत है कार्यकर्ताओं की। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ की जनता ने सेवा करने का मौका दिया था। अब की बार भी भाई जो हमारे देवेंद्र चौधरी जी हैं उनको यहाँ से सेवा करने का मौका जरूर देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जो हमारी टीम है यहाँ कार्यकर्ताओं की, वो बड़े तन मन धन के साथ भाई देवेंद्र जी को जिताने के लिए लगी हुई है। दिल बहुत बड़ा है। मेरे जैसे तुच्छ कार्यकर्ता को 2 बार विधायक बनाया है लक्सर की जनता ने। मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ लक्सर की जनता को। अब मुझे पूर्ण विश्वास है भाई देवेंद्र चौधरी को भी उसी प्रकार विजयी बनाएंगे और देवेंद्र चौधरी भी जनता की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर अभी तक आपको मैं बता दूं कि नगर पालिका और नगर पंचायत 3 हम निर्विरोध अध्यक्ष जीत चुके हैं। अनेक वार्डों में हमारे निर्विरोध प्रत्याशी जीते हैं अनेक स्थानों पर। और जिस प्रकार का समर्थन और उत्साह जनता का हमको मिल रहा है, जनता ने हमारी ट्रिपल इंजन की सरकारें देखी हैं, उनके विकास कार्य देखे हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापसी के लिए बाद चुनाव आवंटित की प्रक्रिया पूरी हो गई। कुल 5399 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिनमें 514 प्रत्याशी नगर प्रमुख अध्यक्ष पद के लिए और 4885 प्रत्याशी सभासद सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 47 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। राज्य के 100 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि बैलेट पेपर छपने का कार्य शुरू हो चुका है और पर्यवेक्षकों की तैनाती की जा रही है। निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, बैलेट छपाई का कार्य पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ ही किया जाता है और पूर्ण सुरक्षा के साथ पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही उसका मूवमेंट किया जाता है। और निर्वाचन प्रारंभ होने से निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही बैलेट जो है अपने यथास्थानों पर पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है जब रवानगी होगी हमारी पोलिंग पार्टीज़ की, तो उनके पास वो उपलब्ध रहेगा। पर्याप्त संख्या में इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां नगर पालिका खटीमा में अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी राशिद अंसारी के आज अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रत्याशी राशिद अंसारी का कहना है कि खटीमा शहर में वेंडर जोन बनना है, नाली निकासी और खटीमा में पार्किंग की व्यवस्था की गई। शहर के बीच रहने वाले नालों में हर माह सफाई करवाना मुख्य प्राथमिकता होगी। और मैं अपनी जीत के प्रति पूरा आश्वस्त हूँ। मैं इसलिए आश्वस्त हूँ कि मैंने पिछले 10 सालों से नगर पालिका में सभासद के प्रतिनिधित्व के तौर में जनता की सेवा की है। पिछले 20 सालों से मैं तहसील में बैठकर जनता की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलनरत हूँ। मैंने जनता के बीच में रहकर जनता का काम किया है। मैंने गरीब व्यक्ति को उसका हक दिलाने का काम किया है। मैंने हमेशा खटीमा की जनता के लिए सजग रहकर विकास करने का काम किया है। खटीमा की जनता को मजबूत करने का काम किया है। मैं बहुत ही अपने किए गए कार्यों से, अपने विकास के कार्यों से और जनता के लिए के कार्यों से को लेकर मैं जनता के बीच में हूं और मेरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मुझको वोट के रूप में मिलेगा। यदि आप मेरी नगर पालिका में सबसे बड़ी अध्यक्ष बनने का पहली प्राथमिकता रहेगी खटीमा को पार्किंग की व्यवस्था करना, खटीमा को जाम से मुक्त कराना।
खबर कोटद्वार से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन प्रसाद जोशी ने पार्टी इस्तीफा देकर भाजपा में बीते दिन शामिल हो गए। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वह पार्टी में बोझ थे, वह भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस के नेता नसीहत दे रहे हैं। जनता पार्टी में आपका स्वागत, अपने कुछ दे करके आप भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका आगे का सफर उज्जवल हो और इसी शुभकामनाओं के साथ आज आप भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत, अब कुछ दे करके आप भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका आगे का सफर उज्जवल हो और इसी शुभकामनाओं के साथ आज आप भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत, अपने कुछ दे करके आप भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका आगे का सफर वो पद नहीं हो रहा, ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ पद चाहिए। ये पद के लिए कांग्रेस में रहते, अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दी। ये कौन सी राजनीति है? ये तो मतलब की राजनीति हो गई, ये तो स्वार्थ की राजनीति हो गई। तो कितना नुकसान हो सकता है पार्टी को इसका? पार्टी को कोई नुकसान नहीं रहता। कांग्रेस समुद्र है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो चलता रहता है। नहीं, अभी बीच जैसे नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, तो इससे क्या लगता है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कांग्रेस से। उनके जाने से तो कांग्रेस को फायदा ही हुआ। वो तो कार्यालय में बैठकर कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों को नाराज करते रहते थे। पौड़ी शहर के वन विभाग के समीप हुए अतिक्रमण को वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई को लेकर डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि शिकायत मिलने पर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके तहत अतिक्रमण को हटाया गया और संबंधित सामान को जब्त किया गया। वहीं वार्ड नंबर 2 से सभासद पद की उम्मीदवार दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि महिला आरक्षित सीट पर पिछली बार जीतने के बाद उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ विरोध नहीं किया था, लेकिन इस बार सामान्य सीट पर अपनी दावेदारी के कारण उन्होंने 2021 में किए गए अतिक्रमण की शिकायत की थी। ऐसा है कि जो पूर्व सभासद थी यहाँ पे, उन्होंने अपने कार्यकाल में 2021 में ये जगह कब्जा कर दी और यहीं पे डीएफ ऑफिस है। ये जगह भी डीएफ ऑफिस की है, वन विभाग की ज़मीन है और उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया। और उसके बाद जो अपने एक पत्रकार हैं प्रमोद खंडूड़ी जी, उन्होंने इस मामले को उठाया था। आप कोई वीडियो खंगाल सकते हैं। तो उस पर जो है कि उस बिना पे जो है कि उनका यहाँ पे नोटिस चस्पा हुआ था। मैंने कल पटवारी से भी बात की थी और बीच में फिर डीएफओ साहब ने अभी हाल ही के दिनों में कुछ इसका अतिक्रमण हटाया, वो मामला ये जो इसका सामान वो जब्त किया गया। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने आज तक इस मामले को कभी नहीं उठाया। लेकिन अभी जो सीट है, जो पिछली सीट थी वो महिला सीट थी, उसमें महिला ने चुनना था। अब सामान्य सीट हो चुकी है। मैं 1 साल से यहाँ पर तैयारी कर रहा हूँ। किसी महिला द्वारा जो है वन विभाग के ऑफिस के नज़दीक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था। उस अतिक्रमण के प्रयास को जो है पिछले 15 दिनों में ही जो है वन विभाग की टीम और राजस्व की संयुक्त टीम ने विफल कर दिया है। जैसे ही यह अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था, वहाँ घेरबाड़ की जा रही थी, तो शुरुआत में ही जो है इस घेरबाड़ के प्रयास को हम लोगों ने विफल कर दिया था। फिर दोबारा जो है हमारी जानकारी में आया कि वहाँ पर दोबारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है। तो कल देर शाम को जो है दोबारा उस अतिक्रमण के प्रयास को विफल कर दिया गया। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।